सोचिए आप सुपरमार्केट में जाते हैं। व्हीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है, वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन इसी वक्त दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक फार्मर, एक किसान फर्टिलाइजर के प्राइस को देख रहा है। एक कार्गो शिप स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट पर स्टक है। ब्लैक सी में ग्रेन टर्मिनल्स अटैक हो रहे हैं। चाइना अपनी फर्टिलाइजर सप्लाई को प्रोटेक्ट कर रहा है और पैसिफिक ओशियन में एक क्लाइमेट पैटर्न डेवलप हो रहा है जो एग्रीकल्चर को सीरियसली डिसरप्ट कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया में फूड खत्म हो रहा है? नहीं। एटलीस्ट अभी तक एविडेंस ये नहीं कहता कि दुनिया गारंटीड ग्लोबल फेमाइन की तरफ जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फूड क्राइसिस सिर्फ तब नहीं होता जब फूड खत्म हो जाए। फूड क्राइसिस तब भी हो सकता है जब फूड अवेलेबल हो लेकिन उसको प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव हो, ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो और फाइनली लोग उस फूड को अफोर्ड ही ना कर पाए। और 2026 में ग्लोबल फूड सिस्टम के सामने मल्टीपल शॉक्स एक साथ आ रहे हैं। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, रशिया यूक्रेन वॉर और ब्लैक सी, चाइना की फर्टिलाइजर पॉलिसीज, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर प्राइसेस, एक्सट्रीम वेदर और पोटेंशियली 2026-27 का एल नीनो। एफएओ ने वार्न किया है कि फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्शंस का इम्पैक्ट लोअर क्रॉप यील्ड्स और टाइटर फूड सप्लाईज के फॉर्म में लेट 2026 और 2027 में दिख सकता है। तो असली सवाल ये है कि क्या ग्लोबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम मल्टीपल शॉक्स को एक साथ अब्सॉर्ब कर पाएगा, और अगर नहीं तो 2027 कैसा दिखेगा। और इसी तरह के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और कमोडिटी स्टोरीज को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करता है धन मंडी। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखते, हम उनके पीछे छुपी चेन रिएक्शन को समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि फर्टिलाइजर से लेकर फूड प्राइसेस तक 2027 में एक्चुअली क्या होने वाला है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। फूड क्राइसिस सुपरमार्केट से स्टार्ट नहीं होता। फूड क्राइसिस अक्सर फार्मर की फील्ड यानी खेत में स्टार्ट होता है और मॉडर्न एग्रीकल्चर की एक हिडन डिपेंडेंसी है, और वो है फर्टिलाइजर, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सिंपल चेन समझिए। नेचुरल गैस, अमोनिया, फर्टिलाइजर, फिर क्रॉप यील्ड और फिर फूड सप्लाई। यानी नेचुरल गैस इनडायरेक्टली हमारे फूड सिस्टम का रॉ मटेरियल है, और अगर गैस एक्सपेंसिव हो जाए या सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाता है। फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव हुआ तो फार्मर फर्टिलाइजर कम यूज कर सकता है, क्रॉप प्लानिंग चेंज कर सकता है या एकरेज रिड्यूस कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट सुपरमार्केट में इमीडिएटली नहीं दिखता। कोई शेल्फ उस दिन एम्प्टी नहीं होती, लेकिन कुछ महीने बाद जब हार्वेस्ट आता है तब एक्चुअल इम्पैक्ट सामने आ सकता है। इसी डिलेड इफेक्ट की वजह से फर्टिलाइजर क्राइसिस डेंजरस है। जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम सुनते हैं तो नॉर्मली एक ही चीज दिमाग में आती है, और वो है ऑयल। लेकिन हॉर्मूज की स्टोरी सिर्फ ऑयल की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन का भी क्रिटिकल चोक पॉइंट है। IFPRI के एनालिसिस के अकॉर्डिंग रफली 30% ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड हिस्टोरिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू मूव हुआ है। और WTO डेटा के अकॉर्डिंग गल्फ इकोनॉमीज ग्लोबल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स का अप्रोक्सीमेटली 24.8% सप्लाई करती हैं। अब इमेजिन कीजिए एक नैरो मैरीटाइम रूट जिसके थ्रू एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट इनपुट्स मूव करते हैं, और फिर उस रूट के अराउंड मिलिट्री टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं, शिप्स डीले करने लगते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, एनर्जी मार्केट्स रिएक्ट करने लगते हैं, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। जो प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुई थी वो फार्मर के फील्ड तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं रहता, ये बन जाता है एग्रीकल्चरल इनपुट क्राइसिस। 2026 में फर्टिलाइजर मार्केट ने ऑलरेडी मेजर शॉक देखा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2026 के फर्स्ट 5 मंथ्स में फर्टिलाइजर प्राइसेस रफली 35% ईयर ऑन ईयर हायर थे। यूरिया के लिए प्रोजेक्टेड इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली
60% तक था। और कुछ बेंचमार्क्स में यूरिया प्राइसेस क्राइसिस के पीक फेज में अप्रोक्सीमेटली $850 पर टन तक पहुंच गए, लेकिन बाद में प्राइसेस शार्पली कूल भी हुए। अगस्त तक बेंचमार्क यूरिया रफली $390 पर टन के आसपास आ गया। तो क्या क्राइसिस खत्म हो गई? नॉट नेसेसरली, क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केट्स में सिर्फ प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए, अगर किसी फार्मर को फर्टिलाइजर उस वक्त नहीं मिला जब क्रॉप को उसकी जरूरत थी, तो बाद में फर्टिलाइजर चीप हो जाना लॉस्ट यील्ड को ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं करता। यानी प्राइस शॉक पहले आ सकता है, हार्वेस्ट शॉक बाद में। अब इक्वेशन में एक और जाइंट एंटर करता है, और वो जाइंट है चाइना। चाइना दुनिया के मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन जब ग्लोबल सप्लाई टाइट होती है, कंट्रीज नेचुरली पहले अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। चाइना ने फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई और डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी। एक फेज में चाइनीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स रिपोर्टेडली 90% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर गिर गए थे। लेकिन स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। 2026 में चाइना ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस ईज करनी शुरू भी की। यानी चाइना को विलेन बनाना इजी है, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना के सामने भी डिलेमा है। ग्लोबल मार्केट को फर्टिलाइजर चाहिए, लेकिन चाइना को अपने फार्मर्स के लिए भी फर्टिलाइजर चाहिए। और जब कंट्रीज डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने लगती हैं, ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल सप्लाई और टाइट हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का क्या? इंडिया के लिए फर्टिलाइजर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, इट्स अ स्ट्रैटेजिक इनपुट। इंडिया लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। क्राइसिस के दौरान ऑल्टरनेटिव सप्लायर से एडिशनल सप्लाई सिक्योर करने की एफर्ट्स भी की गई, इंक्लूडिंग रशिया, बेलारूस, मोरक्को और अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट फार्मर्स को इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइस शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडीज का यूज करती है, लेकिन यहाँ एक हिडन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। फार्मर के लिए प्राइस स्टेबल रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट डिसअपेयर नहीं होती। अगर इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ गया और गवर्नमेंट फार्मर को सेम सब्सिडाइज प्राइस पर फर्टिलाइजर देती रही, तो डिफरेंस गवर्नमेंट सब्सिडी बिल पर आता है। यानी शॉक डिसअपेयर नहीं होता, शॉक का एक पोर्शन गवर्नमेंट बैलेंस शीट पर ट्रांसफर हो जाता है। और फर्टिलाइजर भी एक सिंगल कमोडिटी नहीं है। प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यूरिया मेनली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करता है, एमओपी पोटैश प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर यूरिया की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो भी जाए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डीएपी या पोटैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोड्यूस की हुई फूड को दुनिया तक पहुंचाना दूसरी प्रॉब्लम है। और यहां आते हैं रशिया और यूक्रेन। रशिया दुनिया का लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। यूक्रेन भी ग्लोबल एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन का मेजर प्लेयर है, और दोनों कंट्रीज के ग्रेन एक्सपोर्ट्स ब्लैक सी इंफ्रास्ट्रक्चर से हेविली कनेक्टेड हैं। अगस्त 2026 में ब्लैक सी अटैक्स के बाद सिचुएशन और सीरियस हुई। र्यूटर्स के अकॉर्डिंग अगस्त के फर्स्ट हाफ में यूक्रेन ग्रेन शिपमेंट्स प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 76% लोअर रहे। यूक्रेन ने 2026-27 ग्रेन एक्सपोर्ट फोरकास्ट को प्रीवियस प्रोजेक्शन से अप टू 12% रिड्यूस भी किया। अब आप इमेजिन कीजिए, एक साइड फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हॉर्मूज से प्रेशर में, और दूसरी साइड ग्रेन एक्सपोर्ट रूट्स ब्लैक सी में प्रेशर में, और तीसरी साइड क्लाइमेट। यही वो पॉइंट है जहां इंडिविजुअल क्राइसिस एक दूसरे को एम्पलीफाई करने लगती हैं, बढ़ाने लगती हैं। कंज्यूमर को अल्टीमेटली एक ही चीज मैटर करती है, फूड कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स जुलाई 2026 में 131.1 पॉइंट्स पर था। सीरियल प्राइस इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 3.4% मंथ ऑन मंथ बढ़ा, और अप्रोक्सीमेटली 6.9% ईयर ऑन ईयर। वीट 5.8% सिर्फ एक महीने में, और अप्रोक्सीमेटली 9.9% ईयर ऑन ईयर।
ये नंबर्स ये प्रूव नहीं करते कि ग्लोबल फेमाइन आ चुका है, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि फूड मार्केट जियोपॉलिटिकल और वेदर शॉक्स के लिए इंक्रीजिंगली सेंसिटिव हो रहे हैं। और याद रखिए, फूड क्राइसिस का फर्स्ट सिग्नल एम्प्टी शेल्व्स नहीं होते, कभी कभी सिग्नल होता है सेम पैकेट हायर प्राइस। अब जियोपॉलिटिक्स के ऊपर नेचर का शॉक ऐड कीजिए। अल नीनो। अल नीनो पैसिफिक ओशन और एटमॉस्फेयर के इंटरैक्शन में मेजर चेंज है, और इसका एग्रीकल्चरल पर इम्पैक्ट हर कंट्री में सेम नहीं होता। कहीं ड्रॉट आता है, कहीं एक्सेसिव रेनफॉल होती है, कहीं एक्सट्रीम हीट तो कहीं क्रॉप फेलियर। WFP के अर्ली एनालिसिस के अकॉर्डिंग सीवियर 2026-27 अल नीनो सिनेरियो के अंदर एटलीस्ट 49 मिलियन एडिशनल पीपल एंड 2027 तक अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में एंटर कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक के लिए पोटेंशियल एडिशनल एक्सपोजर 8.2 मिलियन पीपल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, 49 मिलियन कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिनेरियो बेस्ड एस्टिमेट है। यानी अगर कंडीशन सिवियर हुई तो पोटेंशियल इंपैक्ट इतना बड़ा हो सकता है। अल नीनो का मतलब ऑटोमेटिकली ग्लोबल फेमाइन नहीं होता, लेकिन अगर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फूड सिस्टम के ऊपर मेजर क्लाइमेट शॉक आ जाए तो रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। तो क्या दुनिया फूड से बाहर जा रही है? अभी नहीं। ग्लोबल एग्रीकल्चरल सिस्टम के पास बफर्स हैं, ग्रेन इन्वेंट्रीज, इंडिया के फूड रिजर्व्स, चाइना के लार्ज ग्रेन स्टॉक्स, रशिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ब्राजील का मैसिव एग्रीकल्चरल आउटपुट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी, बेटर सीड्स, बेटर इरिगेशन, इंप्रूव्ड क्रॉप यील्ड्स। यानी वर्ल्ड इज नॉट हेल्पलेस, लेकिन रिस्क जीरो भी नहीं है। इन्वेंट्रीज एक शॉक अब्सॉर्ब कर सकती हैं, दो शॉक्स अब्सॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन अगर मल्टीपल हार्वेस्ट फेल हुई और स्टॉक्स कंटिन्यूअसली ड्रॉ डाउन होने लगे तो बफर ग्रेजुअली डिसअपेयर होता है, और जब बफर लो हो जाता है तो नेक्स्ट शॉक का इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली लार्जर हो सकता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी को 3 डायमेंशंस में समझना चाहिए। अवेलेबिलिटी, फूड फिजिकली अवेलेबल है या नहीं। अफोर्डेबिलिटी, लोग उस फूड को खरीद सकते हैं या नहीं। और एक्सेसिबिलिटी, फूड उन तक फिजिकली पहुंच सकता है या नहीं। दुनिया में व्हीट इनफ हो सकता है, लेकिन शिपिंग एक्सपेंसिव हो, फ्यूल एक्सपेंसिव हो, करेंसी वीक हो, फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव हो, इंपोर्ट बिल बढ़ गया हो, गवर्नमेंट के पास सब्सिडी देने के रिसोर्सेज लिमिटेड हो। टेक्निकली दुनिया में फूड अवेलेबल है, लेकिन एक पुअर हाउसहोल्ड के लिए फूड क्राइसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए फ्यूचर फूड क्राइसिस का रियलिस्टिक फॉर्म नेसेसरली वर्ल्ड वाइड फेमीन नहीं, बल्कि फूड इन्फ्लेशन प्लस रीजनल शॉर्टेजेस प्लस हंगर हो सकता है। 2027 में 3 सिनेरियोज हैं। अब पूरी क्राइसिस को एक सिंपल चेन में समझिए। नेचुरल गैस के प्राइसेस राइज होते हैं तो फर्टिलाइजर कॉस्ट भी राइज होती है। फार्मर्स फर्टिलाइजर रिड्यूस करते हैं, क्रॉप यील्ड्स प्रेशर में आती हैं, फूड सप्लाई टाइट होती है, फूड प्राइसेस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, पुअर इकोनॉमीज पर प्रेशर बढ़ता है और फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज होती है। और फिर एक कमोडिटी शॉक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है। अब आते हैं 2027 पर। 2027 को प्रेडिक्शन की तरह नहीं, स्ट्रेस टेस्ट की तरह देखना चाहिए। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सिनेरियो 1, सॉफ्ट लैंडिंग, हॉर्मोज नॉर्मलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजर शिपिंग रिकवर होती है, चाइना एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता है, ब्लैक सी शिपिंग स्टेबलाइज होती है, अल नीनो मैनेजेबल रहता है। रिजल्ट, फूड इन्फ्लेशन कूल डाउन कर सकती है। सिनेरियो 2, फूड इन्फ्लेशन, हॉर्मोज इंटरमिटेंटली डिसरप्टेड रहता है, फर्टिलाइजर प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं, ब्लैक सी एक्सपोर्ट्स अनस्टेबल रहते हैं, अल नीनो रीजनल क्रॉप लॉसेस क्रिएट करता है, इन्वेंट्रीज ग्रेजुअली ड्रॉ डाउन होती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? फूड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली राइज कर सकते हैं। सिनेरियो 3, ग्लोबल फूड शॉक, हॉर्मोज प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन, फर्टिलाइजर सप्लाई टाइट, ब्लैक सी एक्सपोर्ट सिवियरली डिसरप्टेड, मल्टीपल क्रॉप रीजन्स में वेदर डैमेज, स्ट्रॉन्ग एल नीनो, इन्वेंट्रीज फॉल, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर फूड अवेलेबिलिटी भी टाइटन होती है, फूड अफोर्डेबिलिटी भी कोलैप्स कर सकती है, रीजनल शॉर्टेजेस एमर्ज हो सकते हैं
और वल्नरेबल कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो सकता है। लेकिन एक बार फिर ये सिनेरियो इनएविटेबल नहीं है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अब किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सिर्फ ग्रोसरी प्राइसेस मत देखिए। नंबर वन, हॉर्मूज, शिपिंग नॉर्मल होती है या डिसरप्शंस कंटिन्यू रहते हैं? नंबर टू, फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर प्राइसेस क्या कर रहे हैं? नंबर थ्री, चाइना, चाइना फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है या नहीं, या डोमेस्टिक सप्लाई प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस वापस आ रही हैं? नंबर फोर, ब्लैक सी, रशिया और यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट्स स्मूथली मूव कर रहे हैं या अटैक्स और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस बढ़ रहे हैं? और नंबर फाइव, ग्लोबल इन्वेंट्रीज, व्हीट, कॉर्न, राइस, सोयाबीन्स, ग्लोबल स्टॉक्स कितने कंफर्टेबल हैं? अगर ये फाइव इंडिकेटर्स स्टेबलाइज होते हैं, रिस्क डिक्लाइन करेगा। अगर ये साइमल्टेनियसली डिटोरिएट करते हैं तो 2027 फूड क्राइसिस रिस्क शार्पली इंक्रीज हो सकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहना गलत होगा कि दुनिया में फूड खत्म होने वाला है, अभी एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि फर्टिलाइजर प्राइसेस गिर गए, क्राइसिस खत्म हो गई। रियलिटी दोनों के बीच में है। ग्लोबल फूड सिस्टम के पास बफर्स हैं, लेकिन मल्टीपल शॉक्स एक साथ आ रहे हैं और एग्रीकल्चरल सिस्टम में डैमेज डिलेड होता है। आज का इंपुट शॉक कल की हार्वेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है। आज का शिपिंग डिसरप्शन कल का फूड प्राइस शॉक हो सकता है। आज का क्लाइमेट पैटर्न मंथ्स लेटर क्रॉप डैमेज बन सकता है। इसीलिए हेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रिएक्शन को समझना। तो क्या 2027 में दुनिया फूड क्राइसिस फेस करेगी? ऑनेस्टली अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ग्लोबल फूड सिस्टम को एक सिंगल प्रॉब्लम थ्रेटन नहीं कर रही। उसके सामने मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स हैं। हॉर्मूज, फर्टिलाइजर, रशिया यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, चाइना फर्टिलाइजर ट्रेड, एल नीनो क्लाइमेट, एनर्जी प्राइसेस, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ग्लोबल अवेलेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लैग। आज फर्टिलाइजर शॉर्टेज होती है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट हार्वेस्ट में दिखता है। आज ब्लैक सी शिपमेंट रुकती है तो ग्लोबल व्हीट प्राइसेस रिएक्ट कर सकते हैं। आज क्लाइमेट पैटर्न डेवलप होता है तो मंथ्स लेटर क्रॉप यील्ड्स में इफेक्ट आ सकता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या दुनिया में फूड खत्म हो रहा है। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लोबल फूड सिस्टम के पास इनफ बफर है कि वो मल्टीपल साइमल्टेनियस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके। और इसका आंसर डिपेंड करेगा हॉर्मूज पर, फर्टिलाइजर पर, ब्लैक सी पर, अल्नीनो पर और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्रेन इन्वेंट्रीज पर। अगर ये प्रेशर पॉइंट्स स्टेबलाइज हो गए 2027 एक वार्निंग बनकर रह सकता है। लेकिन अगर ये सब एक साथ डिटोरिएट हुए तो दुनिया को एक ऐसी फूड इन्फ्लेशन वेव देखनी पड़ सकती है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ फार्मर्स तक नहीं, बल्कि ग्रोसरीज, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, गवर्नमेंट बजट्स, ट्रेड और अल्टीमेटली हर कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। और शायद इसी स्टोरी का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि फूड क्राइसिस तब शुरू नहीं होता जब शेल्व्स एम्प्टी हो जाती हैं। कभी कभी फूड क्राइसिस तब शुरू हो सकता है जब फार्मर अगले सीजन के लिए फर्टिलाइजर खरीदने का डिसीजन लेता है। एक ग्रेन ऑफ व्हीट देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर है, वाटर है, एनर्जी है, शिपिंग है, वेदर है, जियोपॉलिटिक्स है और बिलियंस ऑफ पीपल की डिमांड है। इसलिए शायद 2027 की सबसे बड़ी कमोडिटी स्टोरी ऑयल नहीं होगी, गोल्ड नहीं होगी, सिल्वर नहीं होगी। हो सकता है वो फूड हो, और दुनिया के पास अभी टाइम है इस चेन को समझने का। क्योंकि 2027 में फेमाइन गारंटीड नहीं है, लेकिन 2027 ग्लोबल फूड सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट जरूर हो सकता है।